साथ जुड़ गए हैं सर। बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। पहला सवाल इसी चीज को लेकर कि जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन उसके बाद बादा मेडिकल कॉलेज से उसे वापस बैरक में पहुंचा दिया गया और उसकी अचानक से मौत हो जाती है। परिवार की तरफ से बहुत गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर इसके अंदर अब प्रक्रिया क्या होनी है? क्या इस मामले की जांच होगी? बताया जा रहा है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो इस मामले की जांच करेगी। स्वाभाविक है, इस तरह की जांचों पे इंक्वायरी होती है, ये कोई नई बात नहीं है। और कुछ समय पहले भी, कुछ दिनों पहले इसने न्यायालय में कहा था कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, ये सब दिया जा रहा है, तो उसमें गंभीरता बढ़ती है, जांच होनी है। लेकिन न्यायालय सबूतों के आधार पे चलता है। अगर सबूत आपके पक्ष में नहीं है तो निर्णय आपके पक्ष में नहीं आना है। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, चाहे परिवार लगा रहा हो या पॉलिटिकल पार्टीज जो खासकर विपक्ष में है, तो चुनाव का समय है, एडवांटेज लेने की इन लोग की कोशिश है। लेकिन इन लोग भूल जा रहे हैं कि एक क्षणिक एडवांटेज लेने के चक्कर में जनता इस चीज को देख रही है कि मुख्तार का क्या चरित्र था। मुख्तार का चरित्र किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, और आपने जब मुख्तार अंसारी को पहली बार गिरफ्तार किया था तो उस गिरफ्तारी के बाद किस तरीके की वो जो चुनौती थी उस समय, कितना मुश्किल था? क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर खौफ का पर्याय भी रहा है मुख्तार अंसारी। उस समय तो बहुत ही विकट परिस्थिति थी। आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का क्या जलवा था कि मऊ के दंगे में वो खुली जीप में घूम रहा था, कर्फ्यू लगा हुआ, और मीडिया फुटेज में सब जगह देखा गया उसको। तो उसका तो जलवा अपने चरम पे था और उसके खिलाफ तो बात करना गवारा नहीं था, कार्रवाई की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उस समय हम लोगों ने हिम्मत जुटाया, कार्रवाई की। लाइट मशीन गन जो आर्मी से चुरा के वो लाया था एक भगोड़ा सैनिक, उससे ये खरीद रहा था, उसकी रिकवरी की। अब तक उत्तर प्रदेश की अकेली रिकवरी है लाइट मशीन गन की। और ऐसी दशा में जो हम लोगों ने अच्छा कार्य किया था वो बैड वर्क में हो गया। पोटा कानून एग्जिस्ट करता था, वो लगाया था। मुलायम सिंह नाराज हो गए, उन लोगों ने कहा कि इस कानून को हटाओ, ये पोटा नहीं लगेगा। वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, जो भी चाहे कर सकते थे। लेकिन खामियाजा हमने और हमारी टीम को भोगना पड़ा। अंत में पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैंने त्यागपत्र दे दिया इस घटना रिकवरी के 15 दिन बाद। तो चुनौती तो बहुत ही विकट थी, लेकिन सच का साथ देने का। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण में ही इसी तरीके के माफिया जो हैं वो पनपते हैं, बड़े होते हैं, और इसके बाद कानून और व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनती है। लेकिन अगर बीते कुछ 18 महीनों की बात की जाए तो उसके अंदर 8 केसेस के अंदर कन्विक्ट हुआ मुख्तार अंसारी, और अब एक तरीके से कहा जाए मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं है, उसका खात्मा हो चुका है। चाहे कारण हार्ट अटैक रहा हो या जांच के अंदर जो भी सच सामने आता है, कहीं ना कहीं कानून की प्रक्रिया धीमी भले ही चली हो लेकिन न्याय तक जरूर पहुंची, जिस तरीके से खौफ था मुख्तार अंसारी का। देखिए, कानून, हमने आपसे बार कहा कि न्यायालय सबूत पे चलता है। अभी इस सरकार के पहले तक दशकों पुराने केस थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। जो देने की हिम्मत किया वो मार दिया गया या दबाव में उसको हटना पड़ा। लेकिन जब योगी जी की वर्तमान सरकार आई, 3 साल पहले पंजाब जेल से यहाँ लाया गया, जहाँ वो ऐश से रह रहा था, यहाँ देखा अपने व्हील चेयर पे आ गया और यहाँ पे तन्हाई बैरिक में वो उसको जीवन यापन करना पड़ा। उसके खिलाफ एक जितने भी केसेस थे उनको न्यायालय में स्पीडी ट्रायल में लाया गया। जो गवाही से डरते थे लोग, उनको लगा कि नहीं, अब निज़ाम बदला है, अब हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो कन्विक्शन भी होने लगे। 2 उम्र कैद की सजा 1 साल के अंदर हो गई इसको। तो अब वही घटनाक्रम जो इसके डर से नहीं होता था, अब डर खत्म होने लगा, न्यायालय काम करने लगा, गवाहियां होने लगी, सब कुछ होने लगा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, लेकिन मैं एक बार फिर लौटना चाहूंगा गिरफ्तारी की उस घटना पर, क्योंकि आपके ऊपर किस तरीके का दबाव था, जिस तरीके से आपने भी बताया कि उसके बाद खिन्न होकर आपने, दुखी होकर आपने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या उसके बाद, इस गिरफ्तारी के बाद आपको, आपके परिवार को धमकियां भी मिली? बिल्कुल सही है। देखिए, दबाव बहुत बड़ा था उस समय, क्योंकि आपको याद होगा 2003 में मायावती जी की सरकार को तोड़ के मुलायम सिंह जी के अल्पमत की सरकार बनी थी जी। और उसमें मुख्तार जैसे लोग बड़े उनके काम के थे, जो विधायकों को किसी तरह ला के उनके फेवर में किए हुए थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो जब पोटा कानून लगा तो मुख्तार को लगा कि अब मैं कहीं से भी बच नहीं सकता हूं। तो इस कंडीशन में उसने मुलायम सिंह से जो भी कहा हो, और उन्होंने फिर दबाव बनाना शुरू किया हम पे, हमारे अधिकारियों के माध्यम से। और जब हम लोग तैयार नहीं हुए, कभी धमकी दी मुख्तार ने? एक लेवल के
नहीं, सीधे धमकी तो उसने नहीं दी, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों से इस चीज को कहता रहा, समझाता रहा, मतलब अपने लोगों को कि वेल विशर बन के जाओ। कुछ हमारे जानने वाले कॉमन थे, वेल विशर बन के आते थे कि शैलेंद्र जी क्यों आप पंगा ले रहे हैं, आप मुख्तार अंसारी को नहीं जानते हैं। जेलर को दिन दहाड़े मरवा दिया लखनऊ में, एडिशनल एसपी के ऊपर गोली चला दिया, वीएचपी के बड़े बड़े लीडरों को, कोषाध्यक्ष को उसने अपहरण करके मरवा दिया। तो ऐसी दशा में एक माहौल बनाते थे लोग कि आप पीछे हट जाइए, लेकिन खैर मैं अपने सच के रास्ते पे रहा, पीछे नहीं हटा। शैलेंद्र जी, इस तरीके की घटनाएं जब माफिया के खिलाफ कानून की कार्रवाई को बाधा पहुंचाई जाती है, पुलिस फोर्स के लिए कितना डिमोरलाइजिंग होता है ये? और डिमोरलाइजिंग तो बहुत ही हुआ, पूरा उस समय फोर्स का मनोबल गिर गया और सब लोगों को यही लगा कि अब हम लोग जान पे खेल के इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। मुझे जो लोग समझाते रहे मैं तो चला गया, लेकिन हमारे लोगों को भी उन लोगों ने समझाया और मैंने भी लोगों से कहा कि भाई देखो, अब इस समय सरकार, प्रशासन, शासन पूरा उन लोग के साथ है माफियाओं के, तो तुम लोग को भी अपना बच के काम करना होगा। और मैंने अपने त्यागपत्र में ये लाइन लिखी, इसीलिए लिखी कि जनता इस पक्ष को जाने। डेमोक्रेसी में सोचती है कि मैंने अपने सरकार चुनी है अपने हित के लिए, लेकिन वो सरकार आपके कहने के लिए है, आपके हित के लिए, वो माफियाओं को संरक्षण। जाहिर तौर पर शैलेंद्र जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण था, इसीलिए अक्सर मुख्तार अंसारी अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ नजर आता था। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी के नेटवर्क की बात की जाए तो उसका माफिया नेटवर्क आखिर कितना बड़ा था? आपने तो इस मामले को, इस केस को काफी अच्छे से स्टडी किया है। बिल्कुल, नेटवर्क बहुत बड़ा था। पूर्वांचल के जितने बड़े पट्टे हों, ठेके के हों, चाहे व्यापार के जो भी साधन हो, सब पे उसका नियंत्रण था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो नहीं कर रहा है तो उसके लोग कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं सब उसके सहमति से कर रहे हैं, उसको कमीशन देके। और यही कारण था कि रातों रात उसने देखते देखते हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया अपना। लेकिन जब सरकार सख्त हुई तो यही गैंगस्टर एक्ट के तहत आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ की रिकवरी भी हो चुकी है, उनके लोग जेल गए या मारे गए। तो जो साम्राज्य बनाया था उसने, वो धीरे धीरे ढहना शुरू हो गया और जो डर के साम्राज्य को अपने फेवर में लोगों को कायम करके उसने बनाया था, वही डर उसके ऊपर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक। शैलेंद्र जी, क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं कि अब मुख्तार अंसारी के जाने के बाद, चूंकि उसके जो बेटे हैं वो भी केसेस के अंदर फंसे हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पूरा नेटवर्क अब खत्म हो चुका है? देखिए, मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह से नेटवर्क इतनी जल्दी नहीं खत्म हो जाता। अभी भी उनके कुछ लोग होंगे, सरकार ने जैसे कुछ तो रिकवर किया है, लेकिन इनडायरेक्ट डायरेक्ट बहुत से लोग अभी भी जुड़े होंगे, समय लगेगा, ऐसा नहीं है। सैकड़ों, मतलब कई दशकों की ये जो इनका सब किया हुआ है, जो इन लोगों ने शासन व्यवस्था सब चौपट की है, पूरा एक सिस्टम को इन्होंने खोखला कर दिया है, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि अब वो तेजी से होगा। जो काम धीरे धीरे हो रहा था वो तेजी से होगा। जो नए लड़के जो इनके प्रलोभन में आ जाते थे, उनके भी परिवार वाले या वो लड़के भी स्वयं। शैलेंद्र जी, अगर बीते एक साल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जो माना जाता था कि माफिया राज के और जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लुएंस है उसका एक बड़ा प्रतीक और बड़े चेहरे के तौर पर उभरे थे, वो दोनों ही अब दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर इस पूरे घटनाक्रम से एक विश्वास लोगों के बीच में बढ़ेगा। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये मैसेज जनता देख रही है, जा रहा है जनता में। अगर जनता में ये मैसेज नहीं जाती तो ये सरकारें रिपीट नहीं होती। विपक्ष को भी आपके माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अच्छे मुद्दों पर राजनीति करिए। अगर माफिया के समर्थन में खड़े होकर आप राजनीति करेंगे तो ये जनता आपको नकार देगी। वो पहले का समय नहीं है। अब रातों रात मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बातें पब्लिक तक पहुंच रही है। आज इंटरनेट के कारण पूरा ग्लोबल सोच हो रही है। वो देखते हैं कि सिंगापुर में जो एक समय में इतना अपराधियों को बोलबाला था, वो सिंगापुर आज कहां से कहां पहुंच गया। तो वो भी तुलना करते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरीके के बयान आए हैं मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर, चाहे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, जो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर शक की सुई खड़ी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि इस मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए क्योंकि पुलिस कहीं चूकी है और जान का खतरा था मुख्तार अंसारी को, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती गई। क्या आपको लगता है कि इस मामले में लापरवाही हुई होगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल कैदी तो था ही मुख्तार अंसारी? नहीं, देखिए, लापरवाही किस तरह हो सकती है? आप पे हार्ट अटैक आया, जो हमने कहा ना कि डर का साम्राज्य आप दूसरे पे कायम किए थे, वही साम्राज्य आप पे हावी हो गया। डर
आप डर डर के जी रहे थे, आपको हर समय लगता था कि अब मैं मार दिया जाऊंगा या मुझे खाने में जा रहा है या गलत मेडिसिन दी जा रही है। ये डर था आपका और कुछ नहीं था। तो जो आपने किया था वही आपके सामने आया। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की आरोप लगाने की, तो चुनाव का समय है, चाहेंगे लोग कि थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए उसको, लेकिन ये चीज पॉलिटिकल पार्टी सभी को, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह के चरित्र के लोगों के साथ वो खड़े होंगे तो जनता उनको नो डाउट खारिज करेगी। शैलेंद्र जी, आपके इस इंटरव्यू के साथ साथ हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया कि मऊ के दंगों के अंदर खुली जीप के अंदर घूमता हुआ मुख्तार अंसारी किस तरीके से नजर आ रहा था।